कहानी जादू। कल्लू भैया एक हाथ में लकड़ी का पुतला और दूसरे हाथ में किताब लिए आम के पेड़ के नीचे बने गोल चबूतरे पर अकेले बैठे थे। उन्होंने लकड़ी के पुतले के सामने किताब खोलना प्रारंभ किया और तब तक पेज पलटते रहे जब तक कि किताब पूरी ना पलट गई। किताब पूरी हो जाने पर लकड़ी के पुतले को जमीन से कुछ ऊपर उठाया और कुछ देर रोककर पुतले को इस तरह धीरे से छोड़ दिया जैसे पुतला वहीं हवा में रुक जाएगा। लेकिन ये क्या, पुतला वापस जमीन पर आ गया। धत तेरे की, कल्लू भैया के मुंह से अनायास ही निकल गया। उन्होंने प्रक्रिया फिर से प्रारंभ की, लेकिन इस बार उनके हाथ में पास रखा लकड़ी का दूसरा पुतला था। दूसरे पुतले के सामने उन्होंने किताब खोलनी प्रारंभ की, जैसे वह उस पुतले को किताब पढ़ा रहे हों। एक एक करके वे तब तक पेज पलटते रहे जब तक कि किताब पूरी न पलट गई। कल्लू भैया ने किताब पलटने के बाद किताब को एक ओर रख दिया और गंभीर भाव से पुनः उस पुतले को हवा में ले जाकर कुछ देर स्थिर रखा। फिर हाथ को पुतले से अलग कर दिया। पुतला जमीन पर गिर गया। नहीं, शायद ये जादू सिर्फ इंसानों पर काम करता है, कहते हुए कल्लू भैया ने दोनों पुतले और किताब उठाकर अपने थैले में डाल दिए। कल्लू भैया की नजरों से दूर रामदीन प्रारंभ से ही इन क्रियाओं को देख रहा था। कल्लू भैया की नजर रामदीन पर पड़ी तो वह दूर खड़ा कांप रहा था। कल्लू भैया, अरे रामदीन, तुम कब आए और इस तरह पसीने में भीगे हुए कांप क्यों रहे हो? रामदीन ने अपनी आस्तीन से चेहरे का पसीना पोंछा और धीरे धीरे कल्लू भैया के पास आकर बोला, कल्लू भैया, वो किताब और पुतला। कल्लू भैया, अच्छा, तो तुम बहुत देर से खड़े हो। रामदीन हकलाते हुए, हाँ भैया, आप कोई तंत्र या काला जादू कर रहे थे। कल्लू भैया मुस्कुराते हुए, रामदीन, पहले तुम शांत हो जाओ, डरने की बात नहीं है, तो मैं सब बतलाता हूँ। रामदीन ने खुद को संभाला, लंबी सांस ली और कल्लू भैया के पास आकर बैठ गया। कल्लू भैया, हम समझ गए थे कि आप कोई काला जादू कर रहे हैं। कल्लू भैया, रामदीन, काला जादू नहीं, हाँ, जादू जरूर कर रहा था। रामदीन, भैया, आपका यह गुण तो मुझसे भी छिपा रहा। कल्लू भैया, धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगे रामदीन। रामदीन, भैया, हमें भी इस जादू के बारे में बताओ ना। कल्लू भैया, तुम क्या करोगे इस जादू के बारे में जानकर? रामदीन, अरे भैया, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि कल्लू भैया के शागिर्द को उस जादू के बारे में नहीं पता जिसे कल्लू भैया अच्छे से जानते हैं। कल्लू भैया मुस्कुराते हुए, ठीक है, सुनो, इसे कहते हैं पढ़ाई का जादू। रामदीन, पढ़ाई का जादू? कल्लू भैया, हाँ, पढ़ाई का जादू। रामदीन, तो क्या इस जादू ने अभी काम किया? कल्लू भैया, नहीं, यह एक प्रयोग था कि लकड़ी के पुतले पर भी यह काम करता है या नहीं। रामदीन, फिर क्या प्रयोग सफल रहा? कल्लू भैया, नहीं रामदीन, निष्कर्ष यह निकला कि यह केवल कुछ इंसानों पर ही काम करता है। रामदीन डरता हुआ, तो क्या मुझ पर भी? कल्लू भैया, तुमने क्या ऊंची कक्षाओं की किताबें पढ़ी हैं? रामदीन, कहाँ भैया, हम तो स्कूल के बाद पढ़ ही नहीं पाए। कल्लू भैया, हाँ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रामदीन, फिर ठीक है भैया, ऐसे वैसे जादू किया करो तो मुझे पहले से आगाह कर दिया करो। भैया, वैसे ये बताओ कि इस जादू से होता क्या है?
कल्लू भैया, जब ये जादू काम करता है तो आदमी हवा में उड़ने लगता है। रामदीन आश्चर्य से अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लेता है। रामदीन, आदमी हवा में? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, हवा में। रामदीन, उसके बाद क्या होता है? कल्लू भैया, उसके बाद वह चाह के भी जमीन पर काम नहीं कर पाता। रामदीन मुंह बनाए सिर खुजलाता है। हम नहीं समझे भैया। कल्लू भैया, अरे यार तुम भी ना। ठीक है सुनो, स्कूल के बाद जब लोग ऊंची किताबें पढ़ लेते हैं तो उनमें से बहुत से लोगों के पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, यानी उनके पांव जमीन पर नहीं टिकते। रामदीन, जादू से? कल्लू भैया, हाँ जादू से। रामदीन, इस जादू का नाम क्या है भैया? कल्लू भैया, इस जादू का नाम है ऊंची शिक्षा। रामदीन आगे बढ़ते हुए, ऊंची शिक्षा? कल्लू भैया, हाँ हाँ ऊंची शिक्षा। रामदीन, इस जादू से प्रभावित होकर जब लोग जमीन से ऊपर उठ जाते हैं तो फिर ऐसे काम वो कैसे करते हैं जो जमीन पर रहकर ही किए जा सकते हैं? कल्लू भैया, जादू के कारण जब वे बेचारे जमीन से अलग हो जाते हैं तो चाहकर भी जमीन के स्तर के काम नहीं कर पाते, तब मजबूरन ये काम वे दूसरों को दे देते हैं। रामदीन, क्या वे इतने त्यागी होते हैं? कल्लू भैया ठहाका मारते हुए, अरे रामदीन तुम बड़े बेवकूफ हो। रामदीन, अरे भैया बड़े तो आप हैं, मैं तो आपका शागिर्द हूँ। कल्लू भैया, ठीक है, असल में ये पढ़ाई कुछ लोगों पर ऐसा जादू करती है कि वे जमीनी स्तर के कामों को तुच्छ मानने लगते हैं। रामदीन, तो क्या इस किताब को जो भी पढ़ता है उस पर यह जादू हो जाता है? कल्लू भैया, नहीं, सब पर नहीं, कुछ ऐसे महान लोगों पर जो अति संवेदनशील, सीधे साधे, महत्वाकांक्षी और नौकरी प्रिय होते हैं उन पर। रामदीन, जमीनी स्तर के काम क्या होते हैं भैया? कल्लू भैया, ये वे काम होते हैं जिन्हें जादू करने में जादू से प्रभावित लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। रामदीन, अच्छा, इसलिए कुछ लोग छोटे व्यवसाय या दुकान वगैरह नहीं चलाते? कल्लू भैया, हाँ, जब लोगों की ऐसी स्थिति दिखे तो समझ जाओ कि उन पर जादू का असर हो चुका है। रामदीन, भैया के जादू से प्रभावित लोग सीधे बड़े व्यवसाय ही करते हैं? कल्लू भैया, नहीं रामदीन, वे इंतजार करते हैं। रामदीन, इंतजार? लेकिन किसका? कल्लू भैया, वे इंतजार करते हैं कि कोई व्यवसाय जमीनी स्तर से शुरू करे और तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक कि व्यवसाय उस स्तर तक न पहुंच जाए जहां पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। रामदीन, अच्छा, उसके बाद वे उस व्यवसाय को संभाल लेते होंगे। कल्लू भैया, नहीं रामदीन, उस व्यवसाय को संभालते नहीं हैं, बल्कि उन व्यवसायों में नौकरी कर लेते हैं। रामदीन, आश्चर्य है भैया, जिस व्यवसाय को जमीनी स्तर से प्रारंभ करने में शर्म आती है उसी व्यवसाय के बड़े होने पर उसमें नौकरी कर लेते हैं। इस जादू का तो बड़ा खतरनाक असर है। कल्लू भैया हंसते हुए, क्योंकि हम इसे दूर से देख रहे हैं इसलिए यह हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब यह किसी पर काम करता है तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वे इस जादू के प्रभाव में हैं। रामदीन सोच में पड़ गया। कल्लू भैया, लगता है तुम्हें अभी समझ में नहीं आया। रामदीन, हाँ भैया, थोड़ा विस्तार से समझाओ ना। कल्लू भैया, अपना चिंकू है ना? रामदीन, कौन भैया? कल्लू भैया, अरे तुम्हारा पड़ोसी जिसके बाबूजी ने उसके दोस्त के साथ गली में जूते चप्पल की दुकान खोलने के लिए कहा था और चिंकू ने मना कर देने पर
अपनी चप्पल से उसकी सुटाई भी की थी। रामदीन: हाँ हाँ हाँ, अपना चिंकू। कल्लू भैया: उस पर भी इस जादू का असर था। रामदीन: अच्छा, क्या उसके दोस्त पर भी था? कल्लू भैया: नहीं, उस पर असर नहीं हो पाया था, इसलिए चिंकू के मना करने के बाद उसने अकेले ही उसी गली में जूते चप्पल की दुकान खोल ली थी। रामदीन: लेकिन अभी तो चिंकू के दोस्त का शहर में जूते चप्पल का बहुत बड़ा शोरूम है। कल्लू भैया: चिंकू इसी समय का तो इंतजार कर रहा था। पहले वह काम उसे जादू के प्रभाव के कारण छोटा दिख रहा था, लेकिन अब वह व्यवसाय उसके स्तर पर आ गया है। रामदीन: चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, मतलब अब चिंकू भी उस शोरूम को चलाएगा। कल्लू भैया मुस्कुराते हुए: हाँ, वह शोरूम तो चलाएगा ही, क्योंकि कल पूरे गांव में यह कहते हुए मिठाई बांटते फिर रहा था कि शहर के बड़े शोरूम में उसे मैनेजर की नौकरी मिल गई है। रामदीन आश्चर्य से: उसी दुकान में? कल्लू भैया: हाँ रामदीन, आखिर उसके स्तर का काम उसे मिल गया, मैनेजर बन गया है वह, जिसके लिए उसने पढ़ाई की थी। रामदीन: लेकिन रहेगा तो वो नौकर ही। कल्लू भैया: नौकर बोलकर उसके पद की तौहीन मत करो। रामदीन: माफ करना भैया, क्या करूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, इसलिए जीभ फिसल जाती है। कल्लू भैया: वैसे इसके बेचारे चिंकू की गलती नहीं है। जिन लोगों में इस जादू का प्रभाव दिखाई देता है वह उन्हीं लोगों में से एक है। रामदीन: भैया आप बहुत महान हैं। रामदीन ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। कल्लू भैया: देखो रामदीन, हमें मस्का पसंद नहीं, तुम हमें मस्का न मारा करो। रामदीन: नहीं भैया, हम मस्का नहीं मार रहे, हम तो सच कह रहे हैं। अब देखिए, आपने इतने बड़े जादू को कितनी आसानी से हमें समझा दिया। कल्लू भैया: रामदीन, ये तो सीधा साधा उदाहरण था, इसलिए तुम्हें इतना आसान लग रहा है। वास्तविक समाज में यह इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। रामदीन: ठीक है भैया, अब तो हम आपके पीछे पड़ ही गए हैं, जब मौका मिले जादू समझाते जाइएगा। कुछ देर रुककर रामदीन ने पुनः कहा: कल्लू भैया, इस जादू के शर्मिंदगी के अलावा और भी लक्षण हैं क्या? कल्लू भैया: तुम तो बड़े जिज्ञासु किस्म के हो रामदीन। रामदीन मुस्कुराते हुए: जब ज्ञान बट रहा हो तो जितना मिल जाए ले लेना चाहिए। कल्लू भैया ने रामदीन की पीठ पर प्यार से दहल जमाई। ये बात अब की ना तुमने हमारे शागिर्द वाली बात, तो सुनो। शर्मिंदगी के अलावा इस जादू के कुछ और लक्षण देखे गए हैं। उनमें से एक है ज्यादा सोचना। रामदीन: ज्यादा सोचना? कल्लू भैया: हाँ रामदीन, जब ये जादू असर दिखाता है तो लोग कोई काम करने से पहले जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। रामदीन: भैया हम फिर से नहीं समझे। कल्लू भैया: रामदीन, तुम शहर गए हो? रामदीन: हाँ भैया, गए हैं। कल्लू भैया: वहां जब तुम्हें रोड पार करनी होती है तो तुम क्या करते हो? रामदीन: भैया एक बार बाएं देखा, फिर दाएं देखा और रोड पार कर लेते हैं। कल्लू भैया: हाँ, अब यदि ऐसे लोग जिन पर इस जादू का असर है उन्हें रोड पार करनी हो तो वे पहले बाएं देखेंगे, फिर दाएं देखेंगे, फिर बाएं देखेंगे, और यदि कोई दूर से गाड़ी आ रही होगी तो सोचेंगे कि कहीं उससे एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए फिर रुक जाएंगे, फिर बाएं देखेंगे। रामदीन: क्या भैया आप भी मजाक करते हो? कल्लू भैया ठहाका लगाते हुए: हाँ, कुछ ज्यादा तो हो गया। कल्लू भैया के हंसने पर रामदीन भी हंस दिया। कल्लू भैया: मान लो दो लोग हैं जिनमें एक पर इस जादू का असर हुआ है और दूसरे पर नहीं। दोनों के पास इतना धन है कि वे व्यापार कर सकते हैं। रामदीन: अपने बनिया जैसा? कल्लू भैया: हाँ, वही समझ लो।
जिस पर जादू का असर नहीं है वो तो उससे व्यापार शुरू कर देगा, लेकिन जिस पर जादू का असर हो गया है वो बार बार व्यापार शुरू करने के लिए सोचेगा, बिल्कुल रोड पार करने वाली परिस्थिति की तरह, जिसमें एक तो तुरंत रोड पार कर जाता है जबकि दूसरा बार बार आने वाले खतरों को देखता रहता है। रामदीन: क्या ये जादू लोगों को इतना बुद्धिजीवी बना देता है? कल्लू भैया: हाँ, ये जादू लोगों को ज्यादा चिंतक बना देता है। कुछ देर रुककर रामदीन ने पुनः कहा, भैया आप गोवर्धन को जानते हैं ना? कल्लू भैया: कौन गोवर्धन? रामदीन: अरे भैया हमारा पड़ोसी। कल्लू भैया: वही जो 5-6 साल पहले स्कूल में नकल करते पकड़ा गया था, तब स्कूल के माँ साहब ने उसकी खूब कुटाई भी की थी। रामदीन: हाँ भैया वही, आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। कालू भैया: गोवर्धन अभी कर क्या रहा है? बहुत सालों से दिखाई नहीं दिया। रामदीन: स्कूल के बाद वो शहर गया था ऊंची वाली पढ़ाई करने के लिए। कल्लू भैया: ओह, अब क्या करता है? रामदीन: भैया अपने सरपंच जी के स्कूल में मासाब बन के आया है। कल्लू भैया: क्या बात है, चलो किसी ने तो गांव में तरक्की की। रामदीन: भैया पास के गांव में फैक्ट्री खुल रही है, सीधी भर्ती निकली है। कल्लू भैया: हाँ तो? रामदीन: मैं भी भर दूं क्या? कल्लू भैया: क्या काम करोगे? रामदीन: जो काम मिल जाएगा वो कर लेंगे। कल्लू भैया: कितना पैसा देंगे? रामदीन: भैया कह रहे थे कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से 400 रुपए दिन देंगे। कल्लू भैया: महीने में कितने दिन काम मिलेगा? रामदीन: पूरे दिन। कल्लू भैया: मतलब महीने के लगभग 12,000 रुपए कमा लोगे? रामदीन: हाँ भैया। कल्लू भैया: फिर ठीक है, महीने भर बाद मिठाई का डिब्बा ले आना। रामदीन: भैया आप बोल दिए हैं तो जरूर ले आएंगे। कल्लू भैया: ठीक है, आज की बैठक खत्म करें? रामदीन: जैसा आप कहें भैया। कल्लू भैया: फिर ठीक है, जय राम जी की। रामदीन ने सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़ दिए। कल्लू भैया अपने घर की ओर जा रहे थे, पीछे से आवाज आई, कल्लू भैया राम राम। कल्लू भैया ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे गोवर्धन आ रहा था। कल्लू भैया: अरे गोवर्धन, तुम कहाँ से आ रहे हो? गोवर्धन: भैया इतने सालों बाद भी आपने हमें पहचान लिया। कल्लू भैया: अरे क्यों ना पहचानेंगे, अभी कुछ देर पहले ही तो रामदीन से तुम्हारी बात हो रही थी। गोवर्धन: अरे वाह, वैसे मेरे बारे में कुछ विशेष चर्चा चल रही थी क्या? कल्लू भैया: नहीं, कुछ विशेष नहीं, रामदीन बता रहा था कि तुम मासाब बन गए हो। गोवर्धन: हाँ भैया, आखिर हमारी इतनी सारी ऊंची पढ़ाई रंग ले आई, हम मासाब बन गए। कल्लू भैया: बहुत खुशी की बात है गोवर्धन, इतनी ऊंची पढ़ाई करके तो तुम्हें मासाब बनना ही था, तुम सरकारी मासाब बनने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते हो? गोवर्धन: अरे भैया, सरकारी मासाब की भर्ती अब कहाँ निकलती है, अब तो हर जगह निजीकरण ही चल रहा है। कल्लू भैया: हाँ ये बात तो है, रामदीन बता रहा था कि तुम सरपंच जी के स्कूल में पढ़ा रहे हो। गोवर्धन: जी भैया। कल्लू भैया: सरपंच जी कितना देंगे? गोवर्धन गर्वित होकर: भैया पूरे 3,000 रुपए में बात हुई है। कल्लू भैया आश्चर्य से: गोवर्धन 3,000 रुपए महीने कुछ कम नहीं है क्या? गोवर्धन: हाँ थोड़े कम तो हैं, लेकिन भैया इतने लोग हैं मासाब बनने के लिए कि मैंने यदि मना किया तो 50 लाइन में लग जाएंगे। कल्लू भैया: वैसे रामदीन बता रहा था कि पास के गांव में फैक्ट्री खुली है जिसमें सीधी भर्ती चल रही है, वहां तो 12,000 रुपए महीने दे रहे हैं, तुमने तो ऊंची पढ़ाई की है।
तुम्हें तो और ज्यादा दे सकते हैं, तुम वहां क्यों नहीं जाते? गोवर्धन: क्या भैया, आप भी इतनी ऊंची पढ़ाई करके हम क्या फैक्ट्री में काम करेंगे? कल्लू भैया: क्यों, वहां क्या खराबी है? गोवर्धन: भैया, वहां या तो लेबरगिरी कराएंगे या ऑफिस में काम करने के लिए बैठा देंगे। इतना पढ़ लिख कर बाबूगिरी तो करेंगे नहीं। कल्लू भैया: बाबूगिरी भी कराएंगे तो कम से कम अच्छे पैसे तो मिलेंगे। जब रामदीन को 12,000 दे सकते हैं तो तुम्हें 15 से 20,000 रुपए तो दे ही देंगे। 3,000 रुपए महीने में जीवन कैसे काटोगे? गोवर्धन: लेकिन भैया, स्कूल में हम माँ साहब हैं, पूरे गांव में लोग हमें माँ साहब नमस्ते कहते थकते नहीं हैं। यहाँ आदर है, सम्मान है, लोग हमें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के तुल्य मानते हैं, और आप हमें फैक्ट्री में काम करने बोल रहे हो? कल्लू भैया: जब लोग इतना सम्मान करते हैं तो उनसे अपनी पगार बढ़ाने क्यों नहीं बोलते हो? गोवर्धन कुछ सोचकर: भैया, जब उन्होंने हमें दाता के तुल्य ही बना दिया है तो हम उनसे कैसे मांग सकते हैं? वैसे भी जब महाविद्यालयों में 8 से 10,000 रुपए में लोग बड़े माँ साहब बनने तैयार रहते हैं, तब हम जैसे गांव के माँ साहब 3,000 रुपए में ही खुश हैं। बोलते बोलते गोवर्धन किन्हीं विचारों में खो गया। कल्लू भैया स्थिति को भांपते हुए: चलो अच्छा है गोवर्धन, अब जब तुम माँ साहब बन ही गए हो तो अगली बार हम तुम्हें मिठाई खिलाएंगे, और हाँ, गांव के बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। गोवर्धन साहपूर्वक: हाँ कल्लू भैया, अगली बार बिल्कुल आपसे मिठाई खाएंगे, और गांव के बच्चों को तो इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि वे ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि ऊंची किताबें भी पढ़ लें। कल्लू भैया ने जैसे ही ऊंची किताब का नाम सुना, उन्होंने गोवर्धन की ओर देखा और वहां से चल दिए। कल्लू भैया घर की ओर जाते हुए मन ही मन में बोले: रामदीन सही कहता है, ये जादू सच में बहुत खतरनाक है।